कहानी है आज हमारी अम्ल की कि हम एसिड आज पढ़ने वाले हैं। उस तेजाब को पढ़ने वाले हैं जो जहां गिरता है तो उसके बाद क्या तबाही मचाता है, ये हम सबको मालूम है। और उसी अम्ल को पढ़ने वाले हैं कि हमारी जिंदगी में कितनी कुछ ये खुशहाली हुई लाती है। तो उस अम्ल को पढ़ने चलते हैं। तो हम इसके पहले इस चैप्टर में अम्ल भस्म एवं लौन जो मेरा चैप्टर है उसमें हम इसके पहले सूचक के बारे में पढ़े थे और वहां हमने देखा था कि कैसे हम पहचान पाते हैं कि कोई अम्ल है कि भस्म है। इसकी पहचान जो है सो कि इसके पिछले चैप्टर हम लोग खूब बढ़िया से पढ़ चुके हैं। आप लोग कृपया उसको नहीं देखे हैं तो उसको कृपया देख लीजिएगा, आपको सारी पहचान समझ में आ जाएगी कि फिनोल्फथैलीन कैसे चिन्हेगा, मेथिल ऑरेंज कैसे पहचानेगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जरा कृपया उसको देख लीजिएगा। आज हम पढ़ रहे हैं अम्ल के बारे में। जरा सोचते हैं कि अम्ल क्या है। तो दुनिया में वो सारे पदार्थ जो तुम खाते हो और खाने में तुम्हें खट्टा लगता है वो सब के सब अम्ल है। अगर आप दही खाते हैं और वो खट्टा लगता है तो समझ जाइए कि दही क्या है, अम्ल है। सेव खाते हैं, खट्टा लगता है, समझिए कि सेव अम्ल है। तो ये सारे चीज जो उसको खाने से हमारे उसका स्वाद जो है खट्टा अनुभव होता है, वो सारा चीज जो है सो कि अम्ल होता है। और पहचान के लिए तो मैंने बहुत सारा बताया है कि नीले लिटमस को ये लाल कर देता है। तो जो नीले लिटमस को लाल कर दे वो अम्ल कहलाता है। तो अम्ल की बहुत तरह किस तरह से परिभाषाएं हम दे सकते हैं, लेकिन चलते हैं जरा सा देखते हैं कि जो अम्ल है वो कहां कहां से प्राप्त होते हैं। तो दो जगहों से प्राप्ति के आधार पर हम लोग अम्ल को दो भागों में बांटे हैं। एक खनिज अम्ल कहते हैं, खनिज अम्ल कहिए या अकार्बनिक अम्ल कहिए, और एक को कार्बनिक अम्ल कहिए। जिसको खनिजों से प्राप्त किया जा सके, जिसको खनिज से प्राप्त किया जा सके उसको हम लोग खनिज अम्ल कहते हैं। जैसे हमारे पास है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिस सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग रसायनों का राजा कहते हैं, H2SO4। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, बहुत सारे हैं जिसको हम खनिज से प्राप्त करते हैं तो उसको हम लोग खनिज अम्ल कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त किया जाए तो उसको हम लोग कार्बनिक अम्ल कहते हैं। पेड़ पौधे यानी कि जो बोले हैं सेव बोले हैं, ठीक है ना, सेव खट्टा होगा खाओगे तो, इमली खट्टा होगा खाओगे तो, ये सब से अगर प्राप्त करते हो और जो चूंटी काट लेती है, ठीक है ना, तो फिर वहां पर जलन होने लगता है, वहां पर बहुत इरिगेशन होता है, तो वो सब कार्बनिक अम्ल है। और कार्बनिक अम्ल एसिटिक अम्ल जैसे CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल HCOH, ये सब को हम लोग प्राप्त किए हैं किससे, पेड़ पौधों या जंतुओं से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो किस जंतु से या किस पेड़ पौधों से कार्बनिक अम्ल को, कौन से कार्बनिक अम्ल को हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं, इसकी एक लिस्ट छोटी सी हम देखना चाहते हैं, उसको देख लेते हैं। ये एसिटिक अम्ल कहां मिलता है रे भाई? एसिटिक अम्ल को सिरका मिलता है, जिसको आप आज के डेट में आप विनेगर कहते हो, बहुत शौक से कहते हो, ठीक है ना, विनेगर। इलेक्ट्रिक अम्ल खट्टा दूध होता है। साइट्रिक अम्ल ऑरेंज खाते हैं, संतरा, नींबू, ठीक है ना, इससे हमको मिलता है साइट्रिक अम्ल। यूरिक अम्ल किससे, हम लोग के मूत्र से। मैलिक अम्ल सेब से, और सेब खाओगे तो टार्टरिक अम्ल भी मिलेगा, और ये अंगूर में ही मिलता है टार्टरिक अम्ल, हल्दी में मिलता है, ठीक है ना। ब्यूटरिक अम्ल, ये जो मक्खन ज्यादा पुराना हो जाए तो उसमें हमको ब्यूटरिक अम्ल मिलता है। जितने खाते हैं प्रोटीन, जो भी दाल दलहन वगैरह खाते हो, प्रोटीन खाते हो, उससे हमको अमीनो अम्ल मिलता है। और जैतून का जो तेल है, ठीक है ना, जैतून के तेल से हम लोग जो है सो कि हम लोग प्राप्त करते हैं ओलिक अम्ल, जैतून के तेल से। और एस्टेरिक अम्ल
वसा जो हम लोग जितना फैट वाला चीज खाते हैं, वसा वाला फैट वाला चीज खाते हैं, वो सभी फैट से हमको क्या मिलता है, तो हमको एस्टेरिक अम्ल मिलता है। टमाटर खाते हैं लाल लाल, ठीक है ना, उसमें क्या है, उससे मिलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। और चींटी जब काट लेती है, मधुमक्खी जब काट लेती है, तो काट कर हमको क्या गिराती है, वहां पर अपना स्टिंग हलाती है, उससे क्या गिराती है, उससे गिराती है फॉर्मिक अम्ल। इसीलिए ये फॉर्मिक अम्ल, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बिरहनी काट ले, यदि हड्डा बिरहनी काट ले, तो वो फॉर्मिक अम्ल नहीं गिराता है, वो कोई ना कोई भस्म गिराता है, अम्ल नहीं गिराता है। तो जब बिरहनी काटेगा तो उसके लिए दवाई हमारा जो होगा वो अम्ल का दवाई करेंगे, क्योंकि वहां वो भस्म के रूप में लगाया हुआ है। लेकिन जब चींटी या मधुमक्खी काटेगा तो ये अम्ल अम्ल गिराता है, इसलिए इसके लिए भस्म का उपाय करना होगा उसकी दवा के रूप में। खैर चलिए, जान गए हम लोग। और देखना चाहते हैं कि किसको हम सांद्रित कहते हैं और किसको हम तनु अम्ल कहते हैं। तो सांद्रित अम्ल किसको कहेंगे, सांद्रित अम्ल कहेंगे, किसको कहेंगे रे भाई, सांद्रित अम्ल कहेंगे जिसमें पानी की बहुत ही कम मात्रा हो, पानी ना के बराबर हो, ठीक है, पानी ना के बराबर हो, पानी की मात्रा बहुत कम हो, तो ऐसे को हम लोग सांद्रित अम्ल कहेंगे। और जिसमें खूबे पानी हो, पनीगर हो, ठीक है ना, जिसमें पानी की मात्रा हो, तो वैसे अम्ल को हम लोग तनु अम्ल कहते हैं। ये बात समझ लीजिए। जैसे, लेकिन एक बात और है कि कैसे किसी को तनु बना दे। जब सांद्रित अम्ल में पानी घोरोगे तो वो तनु होगा, लेकिन वो घोरने की तरीका क्या है, क्या पानी में डालोगे सांद्रित अम्ल को या सांद्रित अम्ल में पानी डालोगे, बस इतनी सी फर्क है कि आप जो है सो कि पानी में सांद्रित अम्ल या सांद्रित अम्ल में पानी, इतने से ही फर्क देखिए कितना बड़ा फर्क हो जाता है। तरबूजे पर कुल्हाड़ी मारो या कुल्हाड़ी पर तरबूजा फेंको, इतने से देखिए कितना फर्क हो जाता है। तो फर्क हो जाता है कि जब पानी में हम लोग सांद्रित अम्ल डालते हैं तो ठीक है, इसमें से उष्मा निकलेगा, लेकिन उतना खतरनाक तो नहीं निकलेगा जितना कि सांद्रित अम्ल में यदि पानी डालकर तनु बनाने चलते हो तो कहली यहां पर एक कहली लहोक मारेगा, जो जला सकता है, झकोर सकता है मुंहों को, ठीक है ना। तो ऐसा तो खतरनाक की स्थिति यहां नहीं होगा। यह खतरनाक की स्थिति है कि सांद्रित अम्ल में यदि आप पानी डाल देते हो और नेचुरली वहां से एक जो है सो कि बहुत बड़ी उष्मा निकलती है, लेकिन यदि पानी में धीरे धीरे यदि आप सांद्रित अम्ल डालते हो तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। इसीलिए आपको डेंजर से बचाने के लिए मैंने एक उपाय ये बताया है कि तनु बनाओ, तनु अम्ल करो, सांद्रित अम्ल से तनु करो, लेकिन कैसे करो ये मैंने बताया है आपको, ठीक है। ऐसा ही देखिए, हम लोग चलते हैं, जरा देखना चाहते हैं कि अम्ल का भौतिक गुण क्या है रे भाई। तो अम्ल का भौतिक गुण है, अम्ल जो है ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, हम लोग को मालूम है। दुनिया में जितने चीज खट्टे हैं वो सब के सब अम्ल है, और जो अम्ल है वो खट्टा है। दो अवस्थाओं में इसको देखे हम लोग, एक तो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। तो ठोस अवस्था वाले कौन कौन है, ऑक्जेलिक अम्ल है और बोरिक अम्ल है। लेकिन द्रव अवस्था में तो लाइन लगा है, बहुत सारे लोग, एस्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, लाइन लगा है, जान गए हम लोग। और देखते हैं एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये जब अम्लीय विलयन ये विद्युत अपघट्य होते हैं, यानी ये विद्युत धारा को प्रवाहित अपने से होकर विद्युत धारा को जाने देते हैं, यानी कि ये विद्युत धारा के सुचालक हैं, विद्युत के सुचालक हैं। तो विद्युत के सुचालक की काहे है रे भैया, किस कारण इनके पास ऐसा क्या है कि ये विद्युत के सुचालक है। इनके पास एक बहुत बड़ी चीज है जो इनकी पहचान भी है कि जब इसके जलीय विलयन में, किसी अम्ल के जलीय विलयन में ले जाते हो तो H+ आयन में क्या होता है, टूट जाता है। और यही वह H+ आयन इसके पास है जिसके कारण यह विद्युत का सुचालक होता है।
ठीक है, समझ गए। कोई पूछे कि अम्ल विद्युत के सुचालक है, क्यों? क्योंकि इनके पास, इनके जलीय विलयन में, जब किसी भी अम्ल के जलीय विलयन में डालते हो तो H+ आयन में टूट जाता है, इसीलिए वो विद्युत का सुचालन करता है, विद्युत का चालन करता है, विद्युत को कंडक्ट करता है। जरा देखो तो कि दुनिया में जितने लोगों के पास H है वो क्या करेगा? तो H जो है, जैसे HCl है, ये H+ और Cl- में तोड़ो इसको। H+ ये जो है सो कि क्या करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा। तो देखो बल्ब जल रही है, लेकिन देखिए यहां पर ग्लूकोज में H की मात्रा कितनी है, 12 H दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आयन में नहीं टूटते हैं। आयन में नहीं टूटेंगे तो इनका बल्ब जलेगा भी नहीं, यानी ये विद्युत धारा का सुचालन नहीं करेगा। वैसा ही अल्कोहल, यहां भी देखो H की मात्रा काफी है, लेकिन H+ आयन में ये भी नहीं टूटते हैं। जब ये भी नहीं टूटेंगे तो इनका भी बल्ब जलने वाला नहीं है, यानी ये भी विद्युत के सुचालक नहीं है। लेकिन वहीं पर ये डिस्टिल वाटर भी आयन में नहीं टूटेगा, इसका भी बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन ये वर्षा जल जो है, ये वर्षा वाली जो जल है, ये बल्ब को जला दे रही है रे भाई, यानी ये विद्युत धारा का प्रवाह कर रही है। काहे करती है, जरा देखते हैं क्यों करती है। ये वर्षा, ये बादल से जल निकलता है, गिरता है, और रास्ते में उसको जो है वायुमंडल से भेंट होता है, और वायुमंडल में एक से एक लोग पड़े हैं। CO2 पड़ा हुआ है, CO2 जैसे अम्लीय गैस पड़े हैं, CO2, SO2 सब अम्लीय गैस पड़े हुए हैं। इनसे जैसे ही मुलाकात होती है, मान लो कि H2O का CO2 से मुलाकात हो गई तो एक कार्बोनिक अम्ल बना दिया, और ये कार्बोनिक अम्ल जब बना तो निश्चित ही आयन में टूटेगा और H+ आयन देगा, और जो है सो कि विद्युत का प्रवाह कर सकता है और बल्ब जल जाएगी। इसीलिए वर्षा की जल विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि वर्षा की जल के साथ अम्लीय गैस, जल के साथ जब अम्लीय गैस मिलता है तो अम्ल बना देता है, और अम्ल जब उसका जलीय विलयन आयनों में टूटता है, H+ आयन देगा और वो विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा। ये सब छोटी छोटी बातें हम लोग राह चलते सीख लेते हैं, और चलते हैं, देखते हैं अम्ल के रासायनिक गुण को देखते हैं। अम्ल का क्या आंतरिक गुण है, अभी तो बाहरी गुण कुछ देखे, आंतरिक गुण देखना चाहते हैं कि क्या कौन कौन से खेल सकता है। तो अम्ल जो है जब धातु से मिलता है तो यह लवण और हाइड्रोजन देता है। अम्ल धातु से मिलता है तो लवण और हाइड्रोजन देता है। और जो हम यहां समीकरण लिखे हैं कि जिंक, देखिए H2SO4 से मिला, तो जैसे ही जिंक आया H2 अपना जगह छोड़ दिया और निकल गया, विस्थापित हो गया, और जिंक यहां पर आकर बैठ गया। इस तरह की रिएक्शन को हम लोग देखे थे, जो हमारा चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया, उसमें हम लोग देखे थे कि सीनियर आता है तो जूनियर जगह छोड़ देता है। यानी कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी को हमने देखा था कि कौन सा ज्यादा सक्रिय और कौन कम है। तो उसमें हमने देखा था कि ऊपर वाले, यानी कि हम लोग कुछ लोग को देखे थे, तो सीरीज हमने देखा था, और वहां पर डिटेल मैंने पढ़ाया था, और आपको याद भी करा दिया था, ट्रिक भी दिया था कि सक्रियता श्रेणी का ट्रिक क्या है वो दिया था। उसी मैंने देखा था कि Cu जो है उस श्रेणी में H से नीचे है, तो Cu का ताकत नहीं है कि H को हटा दे, तो इसीलिए यह अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन जिंक जो है H2 से ऊपर है तो H2 को हटा देती है, और वो H2 हट जाएगा और हमको लवण और हाइड्रोजन मिलता है। तो ये खेल होगा, लेकिन हम कहेंगे कृपया ऐसे रिएक्शन को देखने के लिए एक बार हमारा वो रासायनिक अभिक्रिया में जाकर, जहां हम पढ़ाए हैं विस्थापन अभिक्रिया और सक्रियता श्रेणी, उसको जरूर सब पढ़ लीजिए। अभिक्रिया के प्रकार वाले, अभिक्रिया का प्रकार पढ़ाए, उसमें देख लीजिए। ये हम लोग समझ गए हैं कि कोई धातु आता है और क्या करता है कि यह हाइड्रोजन को हटा देता है और अपने वहां बैठ जाता है, और इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया हम लोग देख रहे हैं कि कोई धातु आता है और अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो उसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और लवण बना देता है। इसी खेल को देख
और छोटा सा याद करा दिए हैं कि देखिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन एल्युमिनियम, जिंक, Fe इससे थोड़ा कम एक्टिव है। और इन लोगों के पास तो दमे नहीं है, Cu, Ag, Au, ये तो उतना एक्टिव है नहीं है कि हाइड्रोजन को हटा सके। ये हाइड्रोजन को नहीं हटा पाते हैं, इनके पास ये दम नहीं है। ये सोना के पास, चांदी के पास, तांबा के पास ये हाइड्रोजन को नहीं हटा पाते, ये अभिक्रिया नहीं कर पाते। इस चीज को हम लोग समझते हैं। और आगे देखते हैं कि जब धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराते हो तो क्या होता है? क्या होता है? अदला और बदली होता है। तुम मेरे यहां चले आओ, मैं तुम्हारे यहां चला जाऊं। तो ये H जो है इसके यहां और ये सोडियम जो है इनके यहां, अदला बदली करते हैं। तो ये देखे हैं कि ये इसके यहां चले गए तो ये इसके यहां चले गए तो NaCl तो बना, बहुत बढ़िया। लेकिन ये इनके यहां गए तो क्या बना? इनके यहां गए तो H2CO3 बना। क्या बना? H2CO3 बना, ठीक है ना। और यही H2CO3 टूटता है तो टूट कर मुझे देगा H2O। गिन लो H2, इसमें का एक O ले लो तो H2O, अब प्लस क्या बच गया? CO2। तो H2O और CO2 ये तय मानिए कि जब भी धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया होगी तो निश्चित रूप से H2O और CO2 मुझे प्राप्त होगा। तो कोई भी ले लेते हो, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हो, इसकी अभिक्रिया कराते हो किसी अम्ल से, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, कोई अम्ल ले लो तो तुमको निश्चित रूप से H2 और CO2 तुमको प्राप्त होगा। लवण तो प्राप्त होगा ही, हमको H2 और CO2 निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और जब चर्चा चली है CaCO3 की तो परीक्षा में पूछ देता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखें। लड़के घबरा जाते हैं, कहते हैं कि मास्टर साहब पढ़ाए नहीं। अरे पढ़ाए है यार, ये CaCO3 ही संगमरमर का फॉर्मूला है, चूना पत्थर का फॉर्मूला है। मास्टर साहब जिस चौक से लिख रहे हैं उस चौक का भी यही फॉर्मूला है CaCO3, और इसी को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और जब ये चर्चा चलती है तो भी बता दे जो CO2 इसमें से निकल रहा है या कहीं का भी CO2, ये देखिए ये जलती आग को बुझाने में काम आता है। ये आग को बुझा देता है। जहां ऑक्सीजन आग जला देता है, CO2 आग बुझा देता है। एकदम याद रखिएगा। ये फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, ये आग बुझाने के रूप में ये काम आता है CO2। चलिए ये भी बात राह चलते सीख लिए, पता नहीं था। इनकी बड़ी खासियतें हैं। देखिए ये अगर CaCO3 में मिला देते हो तो ये जो CaCO3 जल में अघुलनशील होता है, लेकिन जैसे ही इसमें इसको मिलाते हो ये देखियो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है जो जल में घुलनशील हो जाता है। बड़ी मजेदार आदमी है CO2 रे भाई। ये जो CaCO3 जल में अघुलनशील इनके साथ मिलते ही इनको ऐसा बना देता है कि जल में घुलनशील हो जाते हैं। और देखिए ये जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी धातु बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट कहो और चाहे बाइकार्बोनेट कहो, दोनों बात सेम होती है रे भाई, इस चीज को समझना। और जब धातु बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया कराते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, कि अम्ल से अभिक्रिया कराए फिर तुमको H2 और CO2 मिला। बहुत खूब सर कहा आपने कि धातु कार्बोनेट हो तभी H2O CO2 मिलेगा, और धातु बाइकार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं जिसको, तभी हमको H2O और CO2 मिलेगा यदि यह अम्ल से अभिक्रिया करेगा। यहां कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखा है, देखो अम्ल से अभिक्रिया किया, हमको क्या दिया? हमको दिया जल और CO2 देता है। और अभी हम थोड़ी देर पहले CO2 की कुछ खासियत को देख रहे थे, उसी खासियत में एक और फिगर बनाया है कि जब ये CO2 को आप चूना जल से प्रवाहित करते हो थोड़ी देर के लिए तो ये चूना जल को दूधिया बना देता है, लेकिन लंबे समय के लिए करोगे तो ये दूधिया रंग अपने आप गायब भी हो जाता है। इस सब खेल को समझिए, थोड़ी देर के लिए आएगा तो दूधिया रंग करेगा, किसको? चूना जल को, CO2, लेकिन लंबे समय के लिए आएगा तो नहीं करेगा। ठीक है, ये सब खेल को भी देखेंगे, लेकिन ध्यान यहां रहे कि जब
जब अम्ल धातु कार्बोनेट से करेगा तो H2O CO2 देगा। धातु जब अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से करेगा तभी H2O CO2 देगा। देखते चलिए। और धातु ऑक्साइड बहुत बढ़िया बात बताते हैं। दुनिया के जितने धातु ऑक्साइड हैं वे सब के सब भस्म होते हैं, वे सब के सब भस्म होते हैं। ध्यान रखिएगा, दुनिया में जितने जो हैं धातु के ऑक्साइड हैं वे सब के सब भस्म होते हैं। ये CuO ये भी भस्म है। जितना सोडियम का ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो, कैल्शियम का ऑक्साइड हो, लोहा का ऑक्साइड हो, आयरन ऑक्साइड हो, सब के सब भस्म होते हैं। ये देखिए यहां पर इसके धातु के ऑक्साइड से यदि कोई अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या देता है रे भाई? लवण देगा, लवण देगा और जल देगा। ये तय बात जानिए। अभी मैंने पढ़ाया था कि धातु अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन देता है। लेकिन जब अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है? तो जल देता है। H2 नहीं H2O देता है। खूबसूरत बात बोले हैं अभी कि दुनिया में जितने धातु के ऑक्साइड है सब के सब भस्म होते हैं। अभी तक आप भस्म को नहीं पहचाने। सुन लीजिए, जब धातु के साथ ऑक्सीजन लगा हो, ऑक्साइड लगा हो, तो धातु का ऑक्साइड जो है भस्म होता है। और धातु के साथ जब OH यानी हाइड्रोक्साइड लगा हो तो वो भी भस्म होता है। तो ये लोग भस्म होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये लोग भस्म होते हैं कि जो धातु के साथ ऑक्सीजन लगा हो या धातु के साथ हाइड्रोक्साइड, आज से पहचान गए कि भस्म क्या है। अम्ल को तो जानिए रहे हैं कि जिसमें H रहता है वे सब अम्ल हैं, लेकिन जिसमें धातु के ऑक्साइड हो या धातु का हाइड्रोक्साइड हो वो सब के सब भस्म है। और एक बात बता दें, जब दो छोरों के लोग एक साथ मिलते हैं तो दोनों अपना अपना गुण नष्ट कर देते हैं। तो एक अम्ल है और एक भस्म है, दोनों जब दोनों आएंगे और कहीं मिल गए दोनों, तो दोनों अपना अपना गुण क्या कर देंगे? छोड़ देंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये तय बात जानिए कि अमेरिका के गोरे गोरे और वेस्ट इंडीज के काले काले मिले तो ना वो काला रह जाता है और ना वो गोरा रह जाता है, एक तीसरा निकल कर आता है। ये समझिएगा। तो अम्ल के साथ जब भस्म की अभिक्रिया होती है तो हमेशा लवण बनेगा और जल बनेगा। यहां भी वही हुआ है, क्योंकि धातु का ऑक्साइड भी भस्म था और ये अम्ल था, तो अम्ल और भस्म मिले तो लवण और जल बने। यहां भी वही बन रहा है, लवण और जल बन रहा है। देखिए, लवण और जल बन रहा है। यहां पर लवण और जल बन रहा है। कब? जब हम लोगों के पास अम्ल और भस्म है तब। देख लीजिए, जब अम्ल और भस्म है तो हमारा लवण और जल बनेगा, भस्म और अम्ल है तो हमारे पास लवण और जल ही बनेगा। ये तय बात जानिए। चलिए, ये सीख गए। धातु सल्फाइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया को देते हैं। धातु सल्फाइड अम्ल की अभिक्रिया होगी तो H2 और SO2 बनेगा। देखिएगा ध्यान से, अभी पढ़ाया था कि धातु कार्बोनेट होगा, धातु कार्बोनेट होगा तो धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करेगा, H2 और CO2 बनाएगा। और धातु सल्फाइड होगा और धातु सल्फाइड के साथ यदि अम्ल की अभिक्रिया होगी तो H2O और SO2 बनेगा। धातु बाइसल्फाइड से भी करेगा तो H2O और SO2 बनेगा। यही बात ध्यान में रखिए कि जब धातु कार्बोनेट के साथ होता है अम्ल की अभिक्रिया तो H2 और CO2 बनता है। धातु बाइकार्बोनेट के साथ होता है तब भी H2 और CO2 बनता है। लेकिन जब धातु सल्फाइड के साथ अभिक्रिया होगी तो SO2 और H2O बनेगा। वहां CO2, यहां SO2, H2O तो है ही है दोनों में। ये भी हमको याद हो गया, ये भी हम लोग समझ गए कि धातु सल्फाइड के साथ धातु बाइसल्फाइड।
या धातु हाइड्रोजन सल्फाइड, एक ही बात है, एक ही बात है, H2SO2 मिलता है। तो ये पढ़ा रहे हैं, बीच में ही आपको रोककर एक छोटी सी बात बतलाते हैं कि कोई भी CBSE का यदि आप जानते हो विद्यार्थी को, तो उसको कहो कि संगम CBSE में जाए और जिस मजा से आप पढ़ रहे हो इसी मजा की पढ़ाई मिलेगी। और कोई बिहार बोर्ड का विद्यार्थी है उससे कहिए कि यूट्यूब पर संगम बिहार बोर्ड मेरे चैनल को देखे और पढ़े, खूब प्रेम से पढ़े। और ये कुछ भी अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो एकदम हमारे पास आइए, परवीन सर से डायरेक्ट प्रत्यक्ष पढ़िए संगम कोचिंग सेंटर में, कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी जो आपको मन करे वही पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। चलिए देखते हैं आगे। ये आगे देखते हैं कि धातु सल्फाइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया होगी तो क्या होगी। जब धातु सल्फाइड के साथ होगी, बार बार मैं कह रहा हूं रिएक्शन एक ही हो रहा है, खाली अदला बदली हो रहा है। ये इनके यहां जाएंगे और ये इनके यहां आएंगे, देख लीजिए H2 इनके यहां जाएंगे, Fe इनके यहां आएंगे। ये सारी अभिक्रियाएं वैसे ही हो रही है, बस सोचने की बात है। तो H2 जाएगा तो H2S बन गया। तो जब धातु सल्फाइड से होगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड हमको मिलेगा हमेशा। तो हम लोग बहुत तरह की रिएक्शन को देखे, बार बार यही देखे, ये इनके यहाँ और ये इनके यहाँ। एक ही जगह था जहाँ धातु के साथ अभिक्रिया कराया था अम्ल का, तो वहां पर मैंने विस्थापन अभिक्रिया देखा था। लेकिन बाकी सब जगह हमने देखा उभय अपघटन अभिक्रिया देखा, वो उसके यहाँ वो उसके यहाँ, हो गया है काम। बस ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री बहुत आसान होती है, थोड़ा ध्यान लगाइएगा तो बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं और कुछ कि आर्हेनियस साहब ने अम्ल के बारे में क्या कहा था। कहा था कि जो भी पदार्थ अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो भी पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे सब के सब अम्ल होते हैं। जैसे देखिए HCl जलीय विलयन AQ लिखे हैं, AQ लिखे हैं, एक्वस माने जलीय, AQ शॉर्टकट में इसका फुल फॉर्म होता है एक्वस, और एक्वस का मतलब होता है हिंदी में लिखते हो जलीय। तो जलीय तो यहाँ लिखाता नहीं है, पढ़ते हैं हिंदी मीडियम में, ये विडंबना है, अंग्रेजी में सब लिखना पड़ता है। तो AQ लिखे हैं, तो ये AQ क्या दिया, H+ आयन दिया, H2SO4 भी H+ आयन दिया, CH3COH भी H+ आयन देता है, इसलिए सब के सब अम्ल होते हैं। तो जो भी पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है वो अम्ल होता है। ये आर्हेनियस साहब ने कहा था, और इन्हीं की बात मानकर हमने कहा कि हम तो चिन्ह गए रे भाई कि कौन उसके पास क्या ऐसा खास चीज है। अम्ल के पास खास चीज है H+ आयन, जिसके चलते वो विद्युत को प्रवाहित कर देता है, जिसके चलते वो जो है सो कि किसी से मिल जाता है, किसी से बिखर जाता है। ये बहुत बड़ा उसके पास हथियार है। तो हम देखे हैं कि अम्ल दो प्रकार, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। तो जो अम्ल पूरी तरह से H+ अपना सब दे दे, अपना सब H+ निकाल दे, वैसे अम्ल जो जल में टूटे तो अपना पूरा का पूरा H+ आयन निकाल दे, वो इसको कहते हो प्रबल अम्ल। और जो निकाले तो लेकिन कुछ रख के या कुछ निकाले, कुछ रख के या कुछ निकाले, उसको कहते हैं दुर्बल अम्ल। तो प्रबल कौन है, तो लगभग जितने अकार्बनिक है वो सब प्रबल है, और लगभग जितने कार्बनिक है सब के सब दुर्बल है। ऐसे देख लो एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड अम्ल, और यहाँ पर देख लीजिए HCl, HNO3, H2SO4 ये सब प्रबल है, और ये लोग ये दुर्बल अम्ल है। बात समझ में आ गई कि जो अपना पूर्ण H+ निकाल दे उनको प्रबल, आ जो खिचपिच में हो, कुछ निकाले कुछ नहीं निकाले, उनको कहते हैं दुर्बल अम्ल। तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इस अम्ल का उपयोग क्या है औद्योगिक घराने में। औद्योगिक घराना इनको ज्यादा पूछता क्यों हो रे भाई, तो इनके बगैर बहुत कुछ नहीं बनता है, इन्हीं के बदौलत बहुत कुछ बन जाता है। धात्विक आइटम की सफाई में HCl के यूज कर सकते हो, HCl के यूज रंग बनाने वाले पदार्थ में, HCl का उपयोग टैनिंग में, शोधन में, HCl का उपयोग प्रिंटिंग उद्योग में कर सकते हो। और रसायनों का जो राजा है H2SO4, रसायनों का जो राजा है H2SO4, इसको देख सकते हो। उर्वरक बनाना हो, कोई भी रसायन बनाना हो, पेंट बनाना हो, रंग बनाना हो, प्लास्टिक बनाना हो, संश्लेषित रेशा बनाना हो, डिटर्जेंट बनाना हो, विस्फोटक बनाना हो, कार का बैटरी बनाना हो, सब के निर्माण में इसका उपयोग होता है, इसीलिए इसको रसायनों का राजा कहा जाता है। हमारे पास HNO3 है,
इससे आप दवाई बना सकते हो। विस्फोटक, अरे बाप रे, बड़ी भारी विस्फोटक बनाता है। ट्राई नाइट्रोटोलुइन बना देता है रे भाई, है रंग बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, ये सब इसका उपयोग करते हैं। और ये हमारा CH3SOH, सिरका बनाना है, विनेगर बनाना है, भोज्य पदार्थ जो खाने वाला चीज है उसको संरक्षित करना है, इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि हम लोग जो है सो कि बहुत बढ़िया से इस चैप्टर को पढ़ लिए, और नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे। आज तो हम लोग अम्ल पढ़े, अगले दिन हम लोग भस्म पढ़ेंगे, और इसके बाद अन्य चीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।